जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। ये सपनावत की पाठ है। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। कई गाड़ियों पर भी कई बार आपके बवाल पड़ गया, कोई डंडा लेकर छेक लेता था, कोई बंदूक लेकर छेक लेता था। देखिए सर, इस गीत को गाने के बाद सच्चाई है कि पूरा देश को अच्छा लगा, लेकिन जो जिसके अंदर अंधभक्ति का चश्मा लगा था उसको नहीं दिखाई दिया, और आज जो दिखाई दे रहा है। जब इस गीत को मैंने गाया था उस समय किसी की जुबान में ताकत नहीं थी, कोई विपक्षी बोल नहीं रहा था, और मैंने ही मोदी जी की आंख में आंख डाल के सवाल किया और चाय विक्रेता से देश विक्रेता नाम रखा। आया देश विक्रेता, और विशाल गाजीपुरी को हैशटैग मिला गूगल से कि मैंने उनका नाम हम ही ने रखा था, देश विक्रेता, चाय विक्रेता। और सच्चाई मैंने कहा था, मैंने कहा कि काला धन लाने की बात की वो भी नहीं आया, 15 लाख देने की बात की वो भी नहीं मिला, तो मैंने वही कहा कि काला धन लाऊंगा कह के भारत का कोष भी साफ किया, श्रमिकों को भूखे मार रहा, धनिकों का कर्ज भी माफ किया। लाखों का सूट पहन के भी खुद को फकीर है कहता, वो कहते कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा, लेकिन विशाल गाजीपुरी कहते हैं कि उस झोला में हम लोग चेक करेंगे क्या बेच के लेके जा रहे हैं, है ना। लाखों का सूट पहन के भी खुद को फकीर है कहता, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। विशाल भैया, आया देश विक्रेता वाला जो मामला चला था आपका, वो खत्म हो गया कि चल रहा है? देखिए सर, सच्चाई यही है इस देश में कि जब आप अपने बहुजन महापुरुषों के रास्ते पे चलेंगे तो ये सब खत्म नहीं होने वाला है और बढ़ता ही जाता है। लेकिन इसको जीवन का हम लोग अपना पार्ट बना लिए हैं, और इसको जैसे हम लोग खाना खाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, गाना गाते हैं, वैसे को मुकदमा भी झेलते रहेंगे। तो ये एक जीवन का पार्ट हो चुका है, इसको झेल के आगे बढ़ना है सर। बहुत संघर्ष आपने किया है जी। शुरुआती दौर कहाँ से शुरू हुई थी? शुरुआती दौर जाएंगे सर तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन उसको शॉर्ट काट में मैं कहना चाहूँगा कि मैं शुरू में ही बचपन से ही मुझे गाने का बहुत बहुत शौक था। जब स्कूल में गाया करता था तो मेरे मैडम जी जो थी वो हमेशा हमको घर से रिसीव करती थी और साथ में गाना सुनते जाती थी स्कूल लेकर के, और फिर उधर छुट्टी के समय फिर सुनते आती थी। मैडम जी आप? हाँ, ऐसे करते करते बढ़ता गया। फिर बाद में मेरे पिताजी देखे कि लड़ा गनवे गाएगा पढ़ेगा नहीं। उसके बाद मेरे पिताजी हमको भेज दिए गोरखपुर जिला में पढ़ने के लिए हॉस्टल में। जब मैं वहाँ पर गया तो म्यूजिक क्लास वहाँ पे था, तो मैं संगीत सीखने लगा। मैं संगीत कला ले लिया म्यूजिक से, वहाँ पे सीखता रहा। और उसके बाद फिर बीच में वहाँ का खाना सही नहीं था हॉस्टल का, इसलिए मुझे आना पड़ गया घर पे। फिर मैं पढ़ना शुरू किया। मेरे बगल में मेरे आदरणीय मेरे पूजनीय गुरु जी थे जिनका नाम है आदरणीय बनारसी निगम गुरु जी, उनके पास मेरे पिताजी ले गए। और हारमोनियम था, मेरे बगल में भैया थे, उनसे हारमोनियम मुझे मिला और कपड़ा में बांध के हारमोनियम मैं लेके जाया करता था, सीखा करता था गुरुजी से। और संडे को संडे सीखता था, बाकी दिन पढ़ाई करता था। और सीखा, उसके बाद ऐसी स्थिति आई कई बार कि मुझे बैंड पार्टी में भी कैसे बजाना पड़ा। बैंड पार्टी में भी आपने काम किया? मैंने बैंड पार्टी में 1 साल बजाया कैसियो, कुछ पैसे मिलते थे, परिवार भी उसमें छुट्टियों में, जो गर्मी की छुट्टी होता था उसमें मैं बैंड पार्टी में भी कैसियो बजाया। और 2 काम था, एक तो थोड़ा सा पैसे का भी ज़रूरत था और दूसरा कि मुझे शौक़ था भी गाने बजाने करने का। उसके बाद बढ़ता गया मामला, धीरे धीरे
मैं देवी गीत गाया, कांवड़ गीत गाया, छठ गीत गाया, होली गीत गाया, भोजपुरी गीत गाया, सब कुछ गाया। लेकिन ऐसा एक समय आया कि मैं बीएचयू में गया पढ़ने के लिए, म्यूजिक फैकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट्स। उसमें मैं जब गया तो सीखता रहा, और बगल में श्री गोवर्धनपुर था। जब सीखता रहा तो उसके बाद में बगल में जो बेचू के बगल में श्री गोवर्धनपुर है, वहाँ पर गुरु रविदास जी महाराज जी का मंदिर बहुत बड़ा बना हुआ है, जिसको जन्म स्थान घोषित लोग किए हैं। वहीं के बगल में मैं कमरा लेकर रहता था, पढ़ता था और बेचू में क्लास करता था म्यूजिक का, और शाम को आकर के मंदिर में 15 मिनट गाना गाता था और वहीं पे खाना खा करके अपने नहीं वहीं से खाना खा के हम जाते थे अपने रूम में सोते थे। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आदरणीय रामजी राव साहब। वो श्री गुरु रविदास विद्यालय के वो प्रबंधक साहब थे। वो पर डे मुझे सुनते थे कि यार एक लड़का आता है रविदास मंदिर में और एक गाना गाता है, फिर खाना खाता चल जाता है। वो उससे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कहाँ घर उसका है। वो मेरे पास आए, जब मैं गाना गा लिया, खाना खा लिया, तो मुझे बुलाया कि इधर आओ विशाल, बहुत अच्छा गाते हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो। मैंने बताया सर कि यहीं बगल में कमरा लेकर आता हूँ, IBHU में मैं क्लास करता हूँ और यहीं पे गुरु जी का भजन गाता हूँ, खा के चला जाता हूँ खाना वाना। शाम को मेरा खाना यहाँ पे हो जाता है, सुबह में बना खा लेता हूँ। बोले कि पिताजी क्या करते हैं? हमने कहा मेरे पिताजी सिलाई करते हैं और सिलाई करके मेरे पिताजी हमको पढ़ाते हैं और मेरे भैया को पढ़ाते हैं, मेरे परिवार को चलाते हैं। जब सब कुछ जानकारी कर ली तो उन्होंने कहा कि भाई इसका मतलब बड़ा पुअर फैमिली से हो यार, कैसे सर्वाइव करते हो? हमने कहा कि सर मैं कभी बैंड पार्टी में गा लेता हूँ, कभी ऑर्केस्ट्रा में गा लेता हूँ, कभी नाच आता में गा लेता हूँ, तो कुछ पैसा मिल जाता है, कुछ घर से पैसा मिलता है, अपना महीना निकल जाता है, रूम रेंट जो भी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार ठीक है, अगर आपको मैं एक रूम देता हूँ, अगर आपका 1500 2000 जो भी किराया है अगर वो बच जाएगा तो कैसा रहेगा? हमने कहा सर बहुत अच्छा रहेगा। वो हमको ले गए अपने स्कूल में और एक कमरा दे दिए, बोले कि आप यहीं पे रहो। हम अपना रूम खाली कर दिए, उनके रूम में रहना शुरू कर दिए। उसके बाद धीरे धीरे मैंने क्या किया कि चूँकि अंदर था ही इच्छा थी अपने महापुरुषों के प्रति, जुनून था, लेकिन सपना ये भी था हमारा कि मैं इतना आगे बढ़ूं। मेरा सपना था कि मैं अमिताभ बच्चन बनूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा, घर की गरीबी दूर करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तमाम सपना था। लेकिन जब वो व्यक्ति से मुलाकात हुआ जिनका नाम है रामजी राव साहब, प्रबंधक साहब स्कूल रविदास विद्यालय के, तो वो बोले कि विशाल जी ये किसका फोटो लगा रखे हैं? तो चूंकि अब जानते हैं कि जो गाना वाना गाते थे पहले लोग तो सरस्वती को मानते थे, दुर्गा को मानते थे, तमाम चीज़ें, तो थोड़ा मैं आस्था रखता था कि अरे भाई ये लोग की वजह से आगे भी बढ़ता है। हाँ, तो वो बोले कि विशाल जी ऐसा है कि जो फोटो आप लगा रखे हैं इस फोटो को आपको निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा, अगर नहीं फेंकेंगे तो हम ही आपको बाहर निकाल देंगे रूम में से। तो हम बोले कि तो बड़ा बवाल हो गया, अगर हम फोटो नहीं निकालते हैं तो मुझे रूम से बाहर जाना पड़ा, अगर नहीं जाता हूँ, अगर फोटो निकालता हूँ तो मुझसे अगर नाराज हो जाएंगे लोग, दुर्गा देवी लोग चाहे भगवान लोग, तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो वो कहे कि विशाल जी आप ये 14-13 की बात है सर, 2013 की बात है। हमने कहा कि ठीक है। वो कहे कि कोई बात नहीं, फोटो रहने दो। फोटो मैंने रहने दिया और वो मुझे शाम को पर डे आ करके और कहते थे कि विशाल जी ये सरस्वती के बारे में जानकारी कर लीजिए हमसे। तो सरस्वती जी के बारे में बताते थे हमको। उसी दिन तुरंत माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में बताते थे कि देखिए इनमें ये अंतर है, इनमें ये अंतर है, इनका जन्म मरण का पता नहीं है, इनका ये पता है। तो उसके बाद ऐसे करते करते बाबा साहब के बारे में, तथागत गौतम बुद्ध जी के बारे में, मानवर साहब कांशीराम जी के बारे में, बहन जी के बारे में, ज्योतिबा फुले साहब जी के बारे में, माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में, रमाबाई अंबेडकर जी के बारे में, फातिमा शेख, उस्मान शेख, मानवर साहब का जो नौकरी से लेकर के, रिजाइन से लेकर के, समाज में मुर्दा का कोट पहनने से लेकर के, उनका पेन का जो उदाहरण दिया था मानव साहब, वो सब कुछ हमको 1 महीना में समझाए। एक बार जब बाबा साहब का जब बात बता रहे थे, उनका बेटा जब मर गया था, कफन के लिए पैसा नहीं था, वो दवा क्या हमें, वो उस समय मैं रोने लगा। वो बोले कि रोने से कुछ नहीं चलेगा विशाल जी, आपके पास कला है, बहुत अच्छा गाते हो, इसको आप क्या कर सकते हो आगे, आप इसको लगाओ अपने। और मैं धीरे धीरे डिस्टर्ब रहा। तो 1 महीना होते होते मैंने जितना फोटो लगा रखा था सरस्वती का, दुर्गा जी का, मैंने उसको साइड कर दिया, यानी कि एकदम में साइड कर दिया। वहाँ पर अपने महापुरुषों का फोटो लगाया और रात्रि में मैं संकल्प लिया अपना फोटो, एक
बनारस में कार्यक्रम था, बनारस में कार्यक्रम किया, बाबा साहब गाना गाया था, अच्छा लगा वहाँ के लोगों को देखने में। फिर वहीं से मैं फ़ोटो खरीदा, बाबा साहब खरीदा, तथागत गौतम बुद्ध जी का, मानव साहब का, बहन जी का भी खरीदा था फ़ोटो उस समय। और सभी महापुरुषों का फ़ोटो लगा करके और मैंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा कि बाबा साहब जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई, और लगभग सबके साथ ऐसा ही होता रहा है कि लोग ना जाने अपना किसकी वजह से क्या करते हैं। पर मैंने बाबा साहब के फ़ोटो के सामने, माता सावित्रीबाई फुले जी के फ़ोटो के सामने, अभी सभी महापुरुषों के फ़ोटो के सामने मैंने हाथ जोड़ के संकल्प लिया कि हे बाबा साहेब, आपने हमारे समाज के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी जवानी कुर्बान कर दिया। विशाल गाजीपुरी भी ना जाने में किसको मानता जानता था, अब जानकारी हुआ आपके बारे में, तो मैं आपके फ़ोटो के सामने ये संकल्प लेता हूँ कि जो मेरा अमिताभ बच्चन बनने का सपना था, बहुत बड़ा पैसा कमाने का जो सपना था, वो सपना मेरा ख़त्म होता है, और मैं एक फ़कीरी जीवन जी करके आपके रास्ता पे चल करके, ये जब तक विशाल का गला काम करेगा, जब तक सांसें रहेगी, तब तक मैं आप सब लोग के आंदोलन को हम गीत और संगीतों के माध्यम से समाज में पहुंचाएंगे। चाहे इसके लिए हमको भले एक रोटी कम खाना पड़ेगा, भले झोपड़ी में रहना पड़ेगा, भले कपड़ा कम पहनना पड़ेगा, लेकिन हम आपके रास्ता से कहीं भटकेंगे नहीं। ये धमकियाँ तो मिल जाती है इस मामले में? मिल जाती हैं, लेकिन सर बताऊं आपसे कि मैंने उस वक्त ये संकल्प लिया और मैं कंटिन्यू काम करना शुरू कर दिया, करता रहा। और एक गीत मेरा गाना वायरल हुआ बीच में, जय भीम बोला ना बहुजन जय भीम बोला ना। तो राग में थोड़ा सा सुना ली। हाँ, तो मैं गया दिल्ली में, और दिल्ली में जब गया तो वेब कंपनी में, जो भोजपुरी जगत की सबसे बड़ी कंपनी वेब कंपनी है, उस कंपनी में कोई बाबा साहब गाना नहीं लॉन्च था, समझ लीजिए सर। उसमें मैंने गया तो बाबा साहब का गीत रिकॉर्डिंग कराया। तो पहला गीत था सुनो सिपाही भीम के, उसमें मैं गीत गाया था कि जय भीम बोलो ना ए बहुजन, जय भीम बोलो ना, जय भीम बोलो ना ए लोगवा, जय भीम बोलो ना, आइल भीम के जयंती, बहुजन जय भीम बोलो ना, आइल भीम के जयंती, लोगवा जय भीम बोलो ना। 14 अप्रैल आवेला बरस में, करे मुन्नीलाल इंतजार यूं हरस में, जय घर घर झूमे ना हो लोगवा, घर घर झूमे ना, घर घर झूमे ना हो बहुजन, घर घर झूमे ना, आइल भीम के जयंती, लोगवा जय भीम बोलो ना। ये गीत मैं गाया था सर। और इस गीत को रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं आया, उस समय सीडी कैसेट था, उसमें सीडी कैसेट था। सीडी कैसेट था, सीडी कैसेट लेके आया था। जब लॉन्च हुआ तो उस सीडी कैसेट को लेकर के मैं झोला में लेकर के, और पैदल मैं बलिया गया ट्रेन से, और बलिया में पूरा 3 दिन 4 दिन रह करके, पूरा चौराहा चौराहा कंप्यूटर की दुकान पे, भैया ये मेरा सीडी कैसेट है, इसको आप रख लीजिए और अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिए, जो लोग आएंगे चिप में गाना भराने के लिए उसमें डाल दीजिएगा। तो कोई लेता था, कोई नहीं लेता था, अरे यार कौन लेगा भीम का गाना है। तो हम कहे भैया ले लीजिए भैया, आप जो कोई आएगा बहुजन समाज का तो डाल दीजिएगा। तो कुछ लोग लेते थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जब शाम होता था तो हम चल जाया करते थे गांव में, अपने बस्ती में, भैया हम भी चमारे हैं, आप ही लोग के बिरादर हैं भैया, हम ही आप ही लोग के बिरादर हैं भैया, बाबा साहब गाना गाए हैं और मेरे कैसेट में है, मेरे फ़ोन में भी है, आप लोग अपना चिप दे दिए, हम कॉपी कर दे रहे हैं, आप लोग सुनते रहिएगा, 14 अप्रैल में बजाइएगा। आज 14 अप्रैल से 2 महीने पहले की बात है, 2 महीना कंटिन्यू हम बलिया गए, फिर जौनपुर गए, फिर आपके चंदौली गए थे, गाजीपुर में बांटे थे, ऐसे करके हम पूरा 2 महीना कंटिन्यू गाना बांटे, कैसेट बांटे। और जब 14 अप्रैल पे जब गाना हमारा बजने लगा वहाँ पर बनारस कचहरी में, मुसाफिर सर जी के प्रोग्राम में, तो जिधर से झांकी आ रहा है उधर से हमारा गाना बज रहा है, तो मुझे खुशी होने लगा। उसके बाद उसी मंच मुझे 10,000 का लोगों ने सम्मान दे करके वो किए। उसके बाद लगातार मैं कंटिन्यू से गाना गाना शुरू कर दिया बाबा साहब का। उसी बीच में सपना से मुलाकात हुई। सपना विजय से मुलाकात हुई, शादी की आप लोग जाकर के बनारस में, फिर कारवां जो अकेले चल रहा था फिर साथ साथ चलने लगा। फिर अच्छा एक बात बताइए भैया कि जब आप लोग कहीं रहते थे तो क्या समाज का भी दंश झेलना पड़ता था, जैसे कि जाति का भी दंश झेलना पड़ता था? देखिए बात है कि हम जब जाते थे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो
ये होता था कि अरे ये तो भीम जी का गाना गाता है, ये तो जय भीम वाला है, ये तो छोटे कास्ट का है। कभी कभी मेरा गाना रिकॉर्डिंग नहीं होता था दिल्ली में वेब कंपनी में। मुझे कंपनी मालिक मना कर दिया एक बार कि मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करना है, क्योंकि इस कंपनी में कुछ लोग स्टाफ थे यूपी बिहार के थे। वो कंपनी मालिक को भर दिए कह रहे सर ये तो जय भीम गाना गाता है और ये सब छोटे कास्ट का है, इसका मत रखिए तो आपका कंपनी बंद हो जाएगा। वो कंपनी मालिक मेरा गाना ही रिकॉर्डिंग करना बंद कर दिया। तो मैंने कहा कि बताओ, समाज में इतना सम्मान हम लोग को मिल रहा है और इन लोग के स्टूडियो में जाने के बाद हमको पैसा भी देना पड़ रहा है और सीआर बनना पड़ रहा है। इसलिए मैंने अपना सोचा कि मैं अपना खुद का स्टूडियो खोलूँगा। सपना बहू जी के साथ मैंने कहा कि देखिए, ये भी कई बार मेरे साथ दिल्ली गई और रिकॉर्डिंग नहीं होता था, वापस आना पड़ता था। तो हम लोग दोनों लोगों के संकल्प ये कि कोई बात नहीं, आज विशाल गाजीपुरी सपना बहुत कितना सम्मान मिल रहा है देश में, और लेकिन जब रिकॉर्डिंग करने की बात आ रही है तो हम जाते हैं उनके स्टूडियो में तो हमको बड़ा दिक्कत होती है। इसलिए हमने कहा कि अपना स्टूडियो हम लोग खोलेंगे। हम लोग स्टूडियो अपना खोले और खूब अच्छा रिकॉर्डिंग किया गया। उसी में देखे कि आप हम लोग जो देश की संपत्ति को बेचा जा रहा था मोदी जी के द्वारा, उस पर हम लोगों ने गाना गाया। उस गीत को कोई रिकॉर्डिंग कर सकता था, लेकिन उस गीत को हम लोग अपना रिकॉर्डिंग किए, अपने स्टूडियो रिकॉर्डिंग हुआ। और 4 गाना रिकॉर्डिंग हुआ। पहला था गाना कि एक था हिटलर एक है जुटलर, दूसरा निजीकरण धोखा है, और तीसरा आया देश विक्रेता, और चौथा अंधे नगर चौपट राजा। ये 4 गीत रिकॉर्डिंग हुआ। कोई नहीं रिकॉर्ड करने वाला है। जबकि सबसे ज्यादा वायरल आपका आया देश विक्रेता गाना हुआ। बहुत अच्छा गीत था, आप लोग सुने ही है। अच्छा, जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। ये सपना बहुत की पाठ है। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। कई गाड़ियों पर भी कई बार आपके बवाल पड़ गया, कोई डंडा लेकर छेक लेता था, कोई बंदूक लेकर छेक लेता था। देखिए सर, इस गीत को गाने के बाद सच्चाई है कि पूरा देश को अच्छा लगा, लेकिन जो जिसके अंदर अंधभक्ति का चश्मा लगा था उसको नहीं दिखाई दिया, और आज जो दिखाई दे रहा है। जब इस गीत को मैंने गाया था उस समय किसी की जुबान में ताकत नहीं थी, कोई विपक्षी बोल नहीं रहा था, और मैंने ही मोदी जी की आंख में आंख डाल के सवाल किया और चाय विक्रेता से देश विक्रेता नाम रखा, आया देश विक्रेता। और विशाल गाजीपुरी को हैशटैग मिला गूगल से कि मैंने उनका नाम हम ही ने रखा था, देश विक्रेता, चाय विक्रेता। और सच्चाई मैंने कहा था। मैंने कहा कि काला धन लाने की बात की वो भी नहीं आया, 15 लाख देने की बात की वो भी नहीं मिला। तो मैंने वही कहा कि काला धन लाऊंगा कह के भारत का कोष भी साफ किया, श्रमिकों को भूखे मार रहा, धनिकों का कर्ज भी माफ किया। लाखों का सूट पहन के भी खुद को फकीर है कहता, वो कहते कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। लेकिन विशाल गाजीपुरी कहते हैं कि उस झोला में हम लोग चेक करेंगे क्या बेच के लेके जा रहे हैं, है ना। लाखों का सूट पहन के भी खुद को फकीर है कहता, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। इस पे बहुत बड़ा बवाल हुआ, मुकदमा हुआ, मुकदमा से खत्म हुआ कि नहीं? देखिए सर, लगभग बहुत सारी चीज़ खत्म हो चुके हैं। अभी 3 मुकदमा चल रहा है बनारस से, और 1 मुकदमा लखनऊ से है और गाजीपुर से। समाज से कितना समाज का सर पूरा सपोर्ट है, हर मामले में सपोर्ट मिला है। और कुछ लोग कहते हैं कि विशाल जी आपको पूरा देश समर्थन मिला है, सपोर्ट मिला है। ये सच्चाई है कि विशाल गाजीपुरी सपना बहुत को पूरा सपोर्ट समर्थन मिला है, हर तरह से मिला है। रह गई सवाल कि ये अगर सपोर्ट अगर ढंग से अगर और मिला होता तो अब तक हम लोग दूसरा स्टूडियो खोल लिए होते। खैर कोई बात नहीं, समाज हमारे साथ खड़ा है, और जब समाज मेरे साथ खड़ा है तो स्टूडियो बहुत खुलेगा।
और रही सवाल कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि ना संघर्ष से ना मुश्किल है तो क्या मजा है जीने में, और आंधी तूफान थम जाएगी जब लच रहेगा सीने में। अब विशाल गाजीपुरी की अब जो है कि जो मिशन का काम था वो तो चल ही रहा है। बीच में एक और पड़ाव आ गया आप लोगों के बीच में, अब राजनीति का सफर शुरू कर रहे हैं आप लोग। आप शुरू करें या आपकी पत्नी शुरू करें, दोनों का मतलब। मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारी वाइफ सपना। लेकिन मैंने कहा ना कि आप शुरू करें, आप पत्नी शुरू करें, लेकिन कहा जाएगा ना कि विशाल जी सपना जी दोनों हाँ हाँ, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो राजनीतिक सफ़र है ये सपना बौद्ध जी के लिए है, वही मैं और ये जो मेरा सफ़र है ये सामाजिक काम के लिए रहेगा। क्योंकि देखिए, बाबा साहब कहते हैं कि अगर सामाजिक आंदोलन के साथ साथ अगर राजनीतिक आंदोलन में अगर हिस्सेदारी नहीं लिए तो आपका सामाजिक काम रॉन्ग चला जाएगा। जैसे में हमारे मानवर साहब कांसी राम जी आए समाज में, तो हमारे समाज को जगाए, और समाज को जगाते जगाते अगर सारा अधिकार मिल गया होता तो साथ में बहन जी को चुनाव क्यों लड़ाते, बहन जी को मुख्यमंत्री क्यों बनाते। अगर सामाजिक लोग करेगा, अरे वो सामाजिक काम करना चाहिए, राजनीति में क्या जरूरत था। अगर सामाजिक काम करने से ही हमको सारा अधिकार मिल गया होता तो हमारे मानव साहब कांसी राम जी सामाजिक काम नहीं करते, करने के साथ साथ नहीं आते। तो बाबा मानव साहब पता है कि सामाजिक आंदोलन के साथ साथ हमको राजनीतिक आंदोलन लेना पड़ेगा, भागीदारी लेना पड़ेगा। इसीलिए मानव साहब कांसी राम जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी की जब बात आएगी तो कैसे मिलेगा इससे हमको उस वो पावर लेना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध को पूरा देश से समर्थन मिला, सपोर्ट मिला, और एक ये मुझे सलाह भी मिला कि विशाल जी आप मानव साहब जी के रास्ता पे चल रहे हैं, वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत लोग हैं कि बस बातें कर रहे हैं मानव साहब की, लेकिन मानव साहब की तरह जो गांव गांव घर घर जाना, डोर टू डोर जाना और लोग को जगाना, काम करना, ये आप लोग के ही अंदर दिख रहा है। तो बहुत अच्छी काम कर रहे हैं आप, मानव साहब के रास्ता पर चलते रहिए, महापुरुषों का मिशन आगे बढ़ाते रहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सपना बौद्ध जी को साथ में साइड से छोटा मोटा चुनाव आप लड़ते रहिए, कि उससे क्या होगा कि आपके पास एक राजनीतिक शक्ति जब रहेगी तो समाज में लड़ने का और क्षमता बढ़ेगा आपका। इसलिए हमने भी सोचा कि बिल्कुल सही बात है। आज हम लोग जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो अरे गायक आया है, अरे वही जो गाना गाते हैं, आया देश विदेश गाया था, तमाम चीज़ें। तो उस नज़र से लोग देखते हैं। अगर एक छोटा मोटा अगर जिला पंचायत सभा बनती है तो हो सकता है कि एक उसका असर और पड़े। और हाँ, यहीं तक सफर नहीं रहेगा। हम चाहते हैं कि आज आपकी बेटी सपना बौद्ध, आपकी बहू सपना बौद्ध और हमारी पत्नी सपना बौद्ध, इसलिए नहीं कि हम हमारी वाइफ हैं तो मैं सपना बौद्ध को सपोर्ट कर रहा हूँ, इसलिए भी सपोर्ट कर रहा हूँ कि बाबा साहेब के मिशन के लिए काम कर रही हैं, और बाबा साहेब उन महिलाओं के लिए कानून मंत्री पद का इस्तीफा दिए थे, तो उनके मिशन को लगातार गति दे रही हैं। सब महिला होती हैं, सबकी एक होता है ख्वाहिश कि हम शौक श्रृंगार करें, घर पे रहें, बच्चे हमारे रहें, एकदम ऐशो आराम करें। लेकिन सपना बौद्ध जी लगातार समाज में चलती हैं, और रात में दिन हो 3 बजे 4 बजे उसी गाड़ी में सो जाना, फिर गाड़ी सर मुड़ जाता, दर्द करता है शरीर, फिर बीमार पड़ जाना, फिर चलना, प्रोग्राम तमाम काम करते रहती हैं। तो आप सोचिए कि वो लगातार कभी कभी तो रो भी देती हैं, स्थिति उनके साथ आता है, लेकिन फिर भी संभलती कि चलिए कोई बात नहीं। जब इसलिए मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ कि आने वाला समय में बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते रहें, और साथ में एक उनके पास राजनीतिक शक्ति रहेगी तो समाज में लड़ने का क्षमता और बढ़ेगा। इसीलिए मेरा प्रयास है। बाकी आपका विशाल गाजीपुर सपना बौद्ध कल भी गाना गा रहे थे और आज भी गाना गा रहे हैं, और आने वाला समय भी गाना गाते रहेंगे। किसके लिए? अपने बौद्ध महापुरुष भोजन महापुरुष के मिशन के लिए। कौन सा वार्ड है आपका? सर गाजीपुर जिला का मोहम्मदाबाद चतुर्थ से हम लोग सपना बौद्ध जी को चुनाव लड़ा रहे हैं। सपना क्या कितना माहौल मिल रहा है आप लोगों को? अभी तो मैं नया साल पे और बहन जी का जन्मदिन पर मैं टांगने गया था पोस्टर टंगवाने के लिए, तो बता रहा हूँ कि मैडम तो नहीं गई थी क्योंकि घर पे थी, कुछ तबीयत खराब था उनका। तो बताऊँ आपसे कि गांव में जाने के बाद लोग अरे विशाल गाजीपुरिया हैं, ढूंढा वैली, हाँ ढूंढा वैली लेकर के उलम तैयार, अरे भैया सपना बौद्ध जा रही हैं, हम लोग खुशी है भैया, हम लोग सपना जी को चुनाव लड़ाएंगे, जिताएंगे, और बहुत अच्छा लग रहा है कि सपना बौद्ध चुनाव लड़ने जा रही हैं। नहीं, हम लोग चाह रहे थे कि आप लोग चुनाव लड़ें सर, तो इस तरह से लोग कह रहे हैं। तो हमने कहा कि ठीक है धन्यवाद। तो ढूंढा वैली, अगर मैडम नहीं थी उस दिन तो कहें भैया ढूंढा वैली ले लीजिए, मैडम जी को दे दीजिएगा। क्या बात है। तो कौन सी पार्टी होगी? देखिए सर, हमारा तो पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि हम जब से होश संभाले हैं लगभग 11 साल हो गया, 1 दशक हो गया, लगभग 1 दशक मतलब 11 साल से कंटिन्यू हम बहुजन समाज पार्टी गाना गा रहे हैं और गाते रहें, कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमारी पार्टी मैं गा रहा हूँ, गाता रहूँगा। अब हमारी डिमांड यही है कि और निवेदन है
कि हमारी बहुजन समाज पार्टी के लोग इसका समीक्षा करें और विशाल गाजीपुर छोटा सा एक पहल कर रहा है सपना बहुत के प्रति, तो उसके लिए आशीर्वाद दें। हम निवेदन करेंगे बहन जी से, हम निवेदन करेंगे अपने कोऑर्डिनेटर साहब से, निवेदन करेंगे जिलाध्यक्ष साहब से, और निवेदन करेंगे अपने विधानसभा अध्यक्ष जी से, और निवेदन करेंगे हमारे बूथ सेक्टर अध्यक्ष जी से कि आप सब लोग सपोर्ट दें, आशीर्वाद दें। सपना बाबू जी के प्रथम एक चुनाव है, उसमें आप लोग सपोर्ट करें, साथ दें। अगर सपना बाबू जी बनती, जिला पंचायत सदस्य बनती हैं, तो जितना काम होगा करेंगी। और आने वाला समय में उसी के लिए नहीं, आज आपकी बेटी और आपका बेटा विशाल गाजीपुरी सपना बहुत आज सड़क पे आपकी हक अधिकार की बात कर रहा है, कल सदन में भी आपका बात करेगा। तो सपना बौद्ध जी के लिए हम लोग काम करेंगे। आज सपना बौद्ध जिला पंचायत बनेगी, कल विधायक बनेगी, कल शासन बनेगी, तब जाके हमारे समाज में काम होगा। क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि मिशनरी लोग अगर चुन के जाएंगे विधानसभा लोकसभा, तब जाके गरीबों का, हमारे समाज का कल्याण होगा। अगर बिजनेसमैन जाएंगे तो कल्याण नहीं होगा, क्योंकि वो बिजनेसमैन आते हैं 20 लाख खर्चा करते हैं या 2 करोड़ खर्चा करते हैं, तो वो 2 करोड़ खर्चा करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं 2 करोड़ खर्चा करूँ तो 10 करोड़ कमाना है, वो इन्वेस्ट के रूप में आते हैं। लेकिन आपका विशाल गाजीपुर सपना बहुत जो उतर रही हैं, वो समाज से खा करके, समाज में हम लोग गा करके, समाज के लिए लड़ करके, जीत करके समाज के लिए काम करना है। और आज सड़क पे हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, कल सदन में आवाज़ उठाया जाएगा। जाते जाते हम बहन कुमारी मायावती जी के लिए एक गीत सुनना चाहेंगे, क्योंकि लंबा हो रहा है, तो बहन जी के लिए गीत सुनाइए फिर। कि जब तक न आएंगी बहन जी हमारी, जलती रहेंगी यूं ही सड़कों पे नारी। जब तक न आएंगी बहन जी हमारी, जलती रहेंगी यूं ही सड़कों पे नारी। चाहते हो इज्जत की जिंदगी है यार, तो फिर से एक बार लाओ बसपा सरकार, फिर से एक बार लाओ बसपा सरकार। और जो भ्रम फैला रहे हो कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई, तो कमजोर नहीं हुई है। कि भ्रम फैलाना छोड़ो साथी, भ्रम फैलाना छोड़ो, भ्रम फैलाना छोड़ो साथी, भ्रम फैलाना छोड़ो। बीएसपी ही सच्चा दल है, बीएसपी ही सच्चा पार्टी, खुद को इससे जोड़ो, भ्रम फैलाना छोड़ो साथी, भ्रम फैलाना छोड़ो। तो हमारे साथ, हमारे बीच मौजूद थे विशाल गाजीपुरी, जो सपना बौद्ध के हस्बैंड हैं और लगातार मंचों के साथ साथ समाज सेवा भी कर रहे हैं, और अब चुनाव लड़ाने जा रहे हैं अपनी पत्नी को। हम चाहते हैं कि आप लोग भर भर के सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए समय निकाल करके, पाई पाई जोड़ करके जब आपके मिशन के काम करते हैं, तो कम से कम आपसे भी निवेदन है कि एक वोट दे करके इनके मिशन को कामयाब करिए। बाकी आपकी राय। शुक्रिया।